हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक रियल घटना सुनाने जा रही हूँ जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि उससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को सपना नाम से रेफर करने वाली हूँ। ये उनका रियल नाम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। सपना एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को, और दिन की तरह सपना अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वे अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। सपना की माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी, जिसका जवाब सपना अपनी माँ को खुशी खुशी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और बस वह अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हैं, जिसके बाद वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद सपना पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में सपना को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वे अपने दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस वक्त सपना थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। सपना को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि सपना कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर सपना की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उनके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। वहां खड़े सब लोगों के लिए ये एक सपना से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, वह भी हॉस्पिटल के अंदर। सपना की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी इलाज कर सकें। काफी देर तक डॉक्टर्स के इलाज करने के बाद भी सपना कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
और रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि सपना के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वे उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद ही केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर सपना के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले उन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। उन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वे लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और उन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। उन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो उनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा ही कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ नेकबैंड उन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर्स के अंडर काम करता था और उनकी हेल्प करता था छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स, अनऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वे संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों की किसी भी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वे काफी ज्यादा नशे की हालत में था। उसी बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही सपना के मर्डर का मेन कंप्लीट है। उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वह डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही सपना को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले, जस्ट बिकॉज वह उस वक्त नशे में था? बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी सपना के ब्लड से मैच हो जाता है। उन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे वहां की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहां पर कैमरा है और कहां पर नहीं। तो वह आराम से उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर जाते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर सपना पर पड़ी है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। सपना को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफी देर तक उस फ्लोर को चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है,
तो वे 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक सपना के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली सपना के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सैक्रिफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। एंड सपना अपने पेरेंट्स की एकलौती अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनके साथ रेप होता है, लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था वह क्या था? वह तो अपनी ऑन ड्यूटी में थी और उसने अपनी यूनिफॉर्म में थी। उसके साथ ये कैसे हो गया? क्यों हुआ? हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, जब वही सेफ नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? उस संजय जैसे दरिंदे इंसान को फांसी जैसी सजा मिल जाए तो वह तो बहुत कम होगी। मैं राय दूं दोस्तों, इस इंसान को क्या सजा मिलना चाहिए? उस दरिंदे को पिंजरे में जो शेर रहते हैं उसके हवाले कर दो। शेर जब उसकी शरीर को नोचेगा तब उस दरिंदे को एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। दोस्तों, मैं ये जो राय दी हूँ ये भी बहुत कम है। उस दरिंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसा गंदा काम करने वाले की रूह तक कांप जाए, ताकि डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और उनके माँ बाप को भी, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कितने संघर्ष किए होंगे। गाइस, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा गया। तो दोस्तों, ये थी दुख भरी कहानी। इस केस से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अल्लाह हाफिज।